नमस्ते। आज हम चंद्रयान-3 मिशन की मधुर यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जो भारत की महानतम कोशिका अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा चलाई जा रही है। इस वीडियो में हम अंतरिक्ष अन्वेषण और वैज्ञानिक खोज के आश्चर्यों को खोजेंगे। चांद, हमारा सबसे निकटवर्ती गृहस्थ नगरी ने सदियों से मनुष्य की काल्पनिक क्षमता को मोह लिया है। इस आवेश में प्रेरित होकर भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO लेकर आया है चंद्रयान-3, जो भारत के चंद्र अन्वेषण की नई कहानी है। यात्रा शुरू होती है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रयान-3 को उड़ान भरने वाला यहां से 3,84,400 किलोमीटर दूर मंगल की ओर बढ़ाता है। यह अवधारणा एक नियमित पथ पर चलती है, खगोल के विशालतम क्षेत्र के माध्यम से गुजरते हुए, जहां चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करना है। आगमन के बाद चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर एक कठिन श्रृंगारी निष्पादित करेगा, संयोजित भूमियान और रोवर के साथ काम करेगा, वैज्ञानिक प्रयोगों को करेगा, मून की अविस्मरणीय क्षेत्रों की शानदार छवियां कैप्चर करेगा। चंद्रयान-3 का वैज्ञानिक भार चंद्रमा की सतह, उपसतह और उपवास्तव का अध्ययन करने के लिए विशेष यंत्रों को शामिल करता है। चंद्रमा के संरचना और भूगर्भ विज्ञान का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों की आशा है कि हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास की बात करके नई जानकारी प्राप्त करेंगे। चंद्रमा की सतह पर अपने मिशन को पूरा करने के बाद चंद्रयान-3 चंद्रमा को अलविदा कहेगा और पृथ्वी की ओर वापसी की यात्रा शुरू करेगा। पृथ्वी के वातावरण में सुरक्षित वापसी करते हुए यह वैज्ञानिक अनुसंधान और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण डेटा लेकर आएगा। चंद्रयान-3 भारत की सदियों पुरानी ज्ञान की गहराई में लगातार उन्नति की प्रतीक है। अंतरिक्ष के खोज की आग लगाती है और पीढ़ियों को तारों से भी आगे सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। अद्वितीय यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें, चांद के रहस्यों को खोलते रहें और इस विशाल ब्रह्मांड में नई चीजों के पीछे जाने का संकल्प बनाएं। चंद्रयान-3 को चंद्रमा तक पहुंचने में 40 दिन से अधिक समय क्यों लगा, जबकि नासा के अपोलो 11 को केवल 4 दिन लगे? लॉन्च के 15 मिनट से कुछ अधिक समय में लैंडर को ले जाने वाले चंद्रयान-3 प्रोपल्शन मॉड्यूल को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के सबसे भारी रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में स्थापित किया गया था। अगले 2 हफ्तों में ISRO ऑनबोर्ड प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके 5 से 6 कक्षा उत्थान युक्तियों का संचालन करेगा। ऑनबोर्ड प्रणोदन प्रणाली के हर जलने के साथ मॉड्यूल तेजी से विस्तारित दीर्घवृत्त में बाहर की ओर घूमता रहेगा। प्रणोदन मॉड्यूल की गति लगातार बढ़ती जाएगी जब तक कि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए आवश्यक पलायन वेग तक नहीं पहुंच जाता, जिससे यह चंद्र स्थानांतरण प्रक्षेप वक्र LTT में प्रवेश करने और चंद्रमा की ओर एक कोर्स निर्धारित करने में सक्षम हो जाता है। ट्रांसलूनर इंजेक्शन, यानी जब चंद्रयान-3 चंद्रमा के लिए पृथ्वी की कक्षा छोड़ेगा, 1 अगस्त को होगा। लैंडिंग 3 सप्ताह से अधिक समय बाद 20 अगस्त के आसपास होने का अनुमान है। प्रक्षेपण के 40 दिन बाद और कई कक्षीय प्रक्रियाओं के बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा और रोवर को तैनात करेगा। हालांकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को देखते हुए यात्रा की अवधि उचित लग सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पिछले मिशनों ने इस यात्रा को कम समय सीमा में पूरा किया है। 2010 में लॉन्च किए गए चीन के चांगई 2 को भी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी तय करने में केवल 4 दिन लगे, और इसी तरह चंद्र सतह पर इसका अनुवर्ती मिशन चांगई 3 भी पूरा हुआ। सोवियत संघ का लूना 1 चंद्रमा के करीब पहुंचने वाला पहला मानव रहित मिशन था, जिसे यात्रा करने में केवल 36 घंटे लगे। यहां तक कि अपोलो 11 का कमांड मॉड्यूल कोलंबिया 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर केवल 4 दिनों से कुछ अधिक समय में चंद्रमा पर पहुंच गया। तो फिर चंद्रयान-3 को गड्ढे वाले क्षेत्र तक पहुंचने में कई हफ्ते क्यों लग रहे हैं? इसका सरल उत्तर यह है कि ISRO के पास इतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है कि वह चंद्रयान-3 को चंद्रमा के सीधे रास्ते पर ले जा सके। अपोलो 11 सहित अपोलो मिशनों के मामले में ट्रांसलूनर इंजेक्शन TLI नामक एक प्रत्यक्ष प्रक्षेप वक्र का उपयोग किया गया था। सैटर्न V प्रक्षेपण यान ने सबसे पहले अपोलो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया। वहां से अंतरिक्ष यान को सीधे चंद्रमा की ओर प्रक्षेप पथ पर भेजने के लिए एक शक्तिशाली इंजन बर्न किया गया। अंतरिक्ष यान को गुलेल प्रभाव के समान सैटर्न रॉकेट के तीसरे चरण के 6 मिनट लंबे बर्न के माध्यम से LTT की ओर निर्देशित किया गया था। इस सीधे रास्ते ने अपोलो मिशन को कुछ ही दिनों में अपेक्षाकृत तेजी से चंद्रमा तक पहुंचने की अनुमति दी। हालांकि चंद्रयान-3 एक बहुत अलग प्रक्षेप वक्र का अनुसरण कर रहा है। जैसा कि पहले बताया गया है, मिशन अंतरिक्ष यान की गति को धीरे धीरे बढ़ाने और इसे चंद्र प्रविष्टि के लिए स्थिति में लाने के लिए पृथ्वी की कक्षाओं और इंजन बर्न की एक श्रृंखला का उपयोग करेगा। अंतरिक्ष यान
पहले पृथ्वी की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर चंद्रमा की कक्षा के साथ प्रतिच्छेद करने वाले प्रक्षेप पथ पर स्थानांतरित करने के लिए विशिष्ट समय पर इंजन जलाएगा। अंत में अंतरिक्ष यान को चंद्र कक्षा में स्थापित करने के लिए एक और इंजन बर्न किया जाएगा। चंद्रयान और मंगलयान मिशनों के लिए इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाले इस बहुचरणीय दृष्टिकोण के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, लेकिन यह अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली लॉन्च वाहनों के उपयोग की अनुमति देता है। जबकि GSLV Mk3 एक सक्षम प्रक्षेपण यान है, लेकिन इसमें अपोलो मिशन में उपयोग किए गए सैटर्न V के समान शक्ति और पेलोड क्षमता नहीं है। परिणाम स्वरूप लॉन्च वाहन की बाधाओं के भीतर मिशन को अनुकूलित करने के लिए एक अधिक क्रमिक प्रक्षेप वक्र को चुना गया। अधिक युद्धाभ्यास और गुरुत्वाकर्षण का कुछ चतुर उपयोग बाधाओं को दूर करने के लिए इसरो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करेगा। अंडाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय मॉड्यूल अपनी उच्चतम गति पर होगा जब यह ग्रह के निकटतम कक्षा में बिंदु से गुजरेगा। इस बिंदु को उपभू कहा जाता है। कक्षा में इस बिंदु के ठीक विपरीत अपभू है, जहां मॉड्यूल पृथ्वी से सबसे दूर और सबसे धीमी गति से होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में भिन्नता के कारण कक्षा में विभिन्न बिंदुओं पर गति भिन्न भिन्न होती है। मॉड्यूल पृथ्वी के जितना करीब होगा, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना ही अधिक होगा और गति भी उतनी ही अधिक होगी। हर बार जब मॉड्यूल पेरिगी या उच्चतम गति के बिंदु पर पहुंचता है तो ऑनबोर्ड इंजन चालू हो जाता है, जिससे इसकी गति और भी बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे उच्च अधिक लंबी कक्षा में धकेल दिया जाता है। ये ऑनबोर्ड प्रणोदन प्रणाली के हर जलने के साथ मॉड्यूल तेजी से विस्तारित दीर्घवृत्त में बाहर की ओर घूमता रहेगा। अंततः जैसे जैसे मॉड्यूल अपनी यात्रा जारी रखता है, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए आवश्यक पलायन वेग तक पहुंच जाता है। इस बिंदु पर मॉड्यूल की कक्षा लंबी हो जाएगी, जिससे यह चंद्रमा की ओर एक कोर्स निर्धारित कर सकेगा। LTT में चंद्रयान 3 मॉड्यूल का प्रवेश सावधानी पूर्वक अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थिति के साथ संरेखित करने के लिए किया गया है। यह रणनीतिक समय यह सुनिश्चित करता है कि मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा के करीब तभी पहुंचे जब चंद्रमा उस क्षेत्र में स्थित हो। एक बार जब मॉड्यूल इस बिंदु पर पहुंच जाता है तो ऑनबोर्ड प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके एक सटीक पैंतरेबाजी निष्पादित की जाती है। यह युद्धाभ्यास, जिसे चंद्र कक्षा सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, मॉड्यूल के वेग को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तब मॉड्यूल को स्थिर चंद्र कक्षा में खींच सकता है। यह सफल चंद्र सम्मेलन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने के महत्वपूर्ण चरण को पूरा करता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचकर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद मॉड्यूल चंद्रमा के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमना शुरू कर देगा। मॉड्यूल की ऊंचाई को उत्तरोत्तर कम करने और इसे चंद्रमा के चारों ओर 100 किमी की गोलाकार कक्षा में स्थापित करने के लिए युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला का उपयोग किया जाएगा। यह इस बिंदु पर है कि प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर से अलग हो जाएगा, जो चंद्र सतह की ओर अपनी यात्रा जारी रखेगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो 23 अगस्त के आसपास चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन के रूप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करेगा। देखने के लिए धन्यवाद। सदस्यता लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगले रोमांचक अंतरिक्ष साहसिक किस्से देखने के लिए तैयार रहें। अगली बार तक तारों की ओर देखते रहें।